हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। कल जहां तक बात हो गई थी, आज उसके आगे हम लोगों को पढ़ना है। और आई होप कि जो चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं, वो सारी की सारी चीजें आपको समझ आ रही होंगी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो परिस्थितिकी तंत्र में पोषी स्तर, पिरामिड और ऊर्जा प्रवाह, ठीक है ना, इकोसिस्टम, ट्रैफिक लेवल, पिरामिड एंड एनर्जी फ्लो, इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों को आज पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रथम पोषी स्तर मतलब कि फर्स्ट ट्रैफिक लेवल, ठीक है ना। उत्पादक, इसमें क्या आते हैं? उत्पादक आते हैं। उत्पादक का मतलब कौन से होते हैं? हरे पौधे। कौन होते हैं भाई? हरे पौधे। ठीक, तो ये आपको पहले से भी पता है कि उत्पादक में आपके कौन आते हैं? तो आते हैं हरे पौधे। ठीक, अब देखिए, जिसे क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। और इसमें आते कौन है? ग्रीन प्लांट्स आते हैं। ठीक, द्वितीय पोषी स्तर सेकंड ट्रैफिक लेवल में आप देख लीजिए, शाकाहारी जंतु आते हैं, मतलब कि प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं। कौन से आते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं। हर्बीवोरस एनिमल्स, प्राइमरी कंज्यूमर जिन्हें बोलते हैं। ठीक है ना। अब हर्बीवोरस एनिमल्स का मतलब क्या हो गया? वह एनिमल, वो एनिमल, ठीक है ना, जो क्या करते हैं? किस पर? ग्रीन प्लांट पर क्या करते हैं भैया? फीड करते हैं। कहां फीड करते हैं? ग्रीन प्लांट्स पर फीड करते हैं। कहां फीड करते हैं? ग्रीन प्लांट्स पर फीड करते हैं। ठीक, अब दूसरी बात अगर हम देख लेते हैं, तृतीय पोषक, ये हो गया द्वितीय पोषी स्तर, और ये क्या है? तृतीय पोषी स्तर, मतलब कि थर्ड ट्रैफिक लेवल। तो थर्ड ट्रैफिक लेवल में कौन आते हैं? मांसाहारी जंतु आते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता, मतलब कि कार्निवोरस एनिमल आते हैं। और सेकेंडरी कंज्यूमर्स आते हैं। कौन आते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर्स आते हैं। ठीक, और चतुर्थ पोषी स्तर मतलब फोर्थ ट्रैफिक लेवल पे देखिए, उच्चतम श्रेणी के मांसाहारी आते हैं। कौन आते हैं? उच्चतम श्रेणी के मांसाहारी आते हैं। और इनको कौन से कंज्यूमर बोलते हैं? तो इनको हम बोलेंगे टर्सरी कंज्यूमर। कौन से कंज्यूमर? टर्सरी कंज्यूमर। ठीक है ना। अब जैसे कि आप यहां देखिए, फर्स्ट ट्रैफिक लेवल में कौन आया आपका? ग्रीन प्लांट्स आया। दूसरे में आपके रैबिट्स आए। क्यों आए? क्योंकि ये केवल जो है ये ग्रीन प्लांट्स को ही फीड करते हैं। तीसरे में आपका जो है लोमड़ी आ गई। ठीक है ना। या ये इसमें कोई भी आप जंतु रख सकते हैं। ठीक है ना। मान लीजिए आपने रख दिया, चलिए स्नैक रख दिया, ठीक है ना, और किसी भी को रख सकते हैं यहाँ। ठीक है, जो इसको फीड करेगा, जो क्या करेगा? इसको फीड करेगा। ठीक, और फोर्थ ट्रैफिक लेवल मतलब कि टर्सरी कंज्यूमर में वो आएगा जो टॉप लेवल का कार्नियोर होगा। क्या होगा? जो टॉप लेवल का कार्नियोर होगा, मतलब कि वो इन सबको फीड कर सकता है। क्या कर सकता है? वो इन सबको खा सकता है। ठीक है ना। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से भाई आप लोगों की ये आपके चार ट्रैफिक लेवल हैं। कितने? 4 ट्रैफिक लेवल है। अच्छा, हमने कल ही आपको ये बताया था कि जो आपकी, हाँ, क्या बोलते हैं इसको, अगर हम आपकी बात कर लें कि जो आपका ट्रैफिक लेवल होता है या जो फूड चेन होती है, वो बहुत लंबी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? ड्यू टू एनर्जी लॉस। क्यों? ड्यू टू एनर्जी लॉस। ठीक है ना। इसलिए एनर्जी लॉस के कारण जो है बहुत ही लंबी फूड चेन नहीं होती है। ठीक है ना, जैसा कि हमने आपको कल भी बताया था। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब इसमें देखिए, संतुलित परिस्थितिकी तंत्र मतलब कि बैलेंस्ड इकोसिस्टम के बारे में अगर हम बात करते हैं, बैलेंस्ड इकोसिस्टम के बारे में अगर बात करते हैं, तो परिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता और संतुलन के लिए खाद्य जाल, फूड वेब का विशाल होना आवश्यक है। ठीक है ना। बैलेंस परिस्थितिकी तंत्र के लिए मतलब कि ए लार्ज फूड वेब इज द इसेंशियल फॉर द स्टेबिलिटी एंड बैलेंस ऑफ एन इकोसिस्टम। ठीक है ना। अगर कोई ये इकोसिस्टम है और इसके बैलेंस होने के लिए, ठीक है ना, इसका स्थिर होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? कि इसकी जो फूड वेब है, जो फूड जाल है इसका, ठीक है ना, जो खाद्य जाल है, वो क्या हो? बहुत ही बड़ा हो। क्या हो? बहुत ही बड़ा हो, ताकि एक दूसरे के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोग डिपेंडेंट रह सकें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आसानी से खाना मिल सके और वो आसानी से सरवाइव कर सकें। ठीक है ना। समझ में आ गई बात? और जब सबको एक सिस्टम में, एक प्रॉपर मैनर में
फूड की उपलब्धता होती रहेगी, तब ये जाके यहां किसी तरीके का इम्बैलेंस नहीं होगा, ठीक है ना। और अगर इसमें से कोई भी डिस्टर्ब होगा तो हमने आपको पहले भी बताया है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है आपका वो क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस्ड हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, यदि किसी श्रेणी के जीव जैसे खरगोश कम हो जाए तो दूसरी जाति जैसे चूहे की आबादी बढ़ जाएगी, ठीक। मांसाहारियों के लिए भोजन की कमी हो जाएगी, ठीक है, समझ में आ गई बात। इन ए कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक रैबिट्स डिक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ अनदर स्पीसीज लाइक रैट्स इंक्रीज, इंश्योरिंग नो फूड शॉर्टेज फॉर कार्नियोर्स, ठीक है ना। तो इसका यह मतलब है कि अगर किसी श्रेणी के जीव जैसे खरगोश कम हो जाएं तो दूसरी जाति जैसे चूहे की आबादी बढ़ जाती है, ठीक। लेकिन इसके कारण जो है, जो मांसाहारी जानवर है उनके पास फूड की कमी ना होने पाए, ठीक है, जिसके कारण फूड की कमी उनको ना होने पाए और वो आसानी से सरवाइव कर सके, ठीक है ना। तो ये बैलेंस होना जो है बहुत ही जरूरी है, ठीक है। क्या होना, बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि देखिए यहाँ लिखा हुआ स्टेबल फूड सप्लाई, ठीक है। अगर ये कम भी हो गया तो ये ज्यादा हो गए तो क्या हुआ, दोनों बैलेंस हो गया, ठीक है ना, दोनों बैलेंस हो गया, ठीक। तो अब अगर इसको नहीं फीड कर पाएंगे तो इसको फीड कर लेंगे, मतलब कि इसको रैट को फीड कर लिया जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गई बात ना। तो जो भोजन की उपलब्धता है इस कार्नियोर के लिए ये क्या है, मेंटेन है। समझ में आ गई बात। तो इसलिए इकोसिस्टम में बैलेंस होना हर चीज का बहुत ही जरूरी है, ठीक है। कहीं भी अगर बैलेंस जो होता है अगर वो बिगड़ता है तो वहां का जो पूरा एटमॉस्फेयर है, जो सिस्टम है, वो खराब हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक। यदि प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी खत्म हो जाए तो उत्पादक पौधे अतिवृद्धि, ठीक है ना, ओवर क्राउडिंग के कारण खुद नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। यदि प्राथमिक उपभोक्ता मतलब कि शाकाहारी जो है, ये जो है अगर ये खत्म हो जाए तो उत्पादक जो पौधे हैं अतिवृद्धि के कारण, अब अतिवृद्धि क्यों होगी, क्यों, क्योंकि इनको फीड करने वाला कोई इनका नेचुरल प्रीडेटर, कोई इनका नेचुरल शिकारी या जो इनको इनके ऊपर निर्भर था वो है नहीं नेचर में, ठीक। तो इनके क्या होगी, अत्यधिक वृद्धि होगी और अत्यधिक वृद्धि होने के कारण एक समय ऐसा आएगा कि यह स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, स्वतः ही खत्म हो जाएंगे, ठीक। इफ प्राइमरी कंज्यूमर हर्बिवोरस आर एलिमिनेटेड द प्रोड्यूसर प्लांट्स में बी डिस्ट्रॉयड देमसेल्फ ड्यू टू द ओवर क्राउडिंग, ठीक है ना। ओवर क्राउडिंग के द्वारा ये क्या हो जाएंगे, स्वतः खत्म हो जाएंगे। समझ में आ गई बात, ठीक। इसीलिए हर चीज का एक नेचुरल कंपटीटर होना नेचर में जरूरी है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब तीसरी बात हम करते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड, मतलब कि इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में बात करते हैं कि इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है, कैसे होता है, इन सारी चीजों के बारे में हमको बात करना है। वैसे इस टॉपिक के बारे में प्रीवियस चैप्टर में भी हमने थोड़ी मोड़ी बात की है, ठीक है ना। तो लगभग ये जो इकोलॉजी का आपका चैप्टर है सारे, ठीक, ये एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं, ठीक। तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अगर आपने पहला चैप्टर आसानी से और अच्छे से समझ लिया है, दूसरा चैप्टर समझ लिया है, तो तीसरे चैप्टर की लगभग बातें आपको आसानी से समझ आ जाएंगी, ठीक है ना। बट ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने बाकी चैप्टर्स को कितनी ईमानदारी से पढ़ा है और समझा है। समझ में आ गई बात। चलिए, एक आहार श्रृंखला में उत्पादकों और विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं की संख्या उनके जीवन भार, बायोमास और ऊर्जा के बीच के संबंध को, ठीक है, बायोमास और ऊर्जा के बीच के संबंध को जब एक चित्र के रूप में दर्शाया जाता है तो उसे पिरामिड कहते हैं। समझ में आई बात। किसको किसको, बायोमास को और ऊर्जा के बीच के संबंध को किसके रूप में दर्शाना है, हमको एक चित्र के रूप में दर्शाना है, या जब एक चित्र के रूप में दर्शाया जाता है इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पिरामिड कहते हैं। क्या कहते हैं, पिरामिड कहते हैं, ठीक है ना। व्हेन द रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, बायोमास एंड एनर्जी ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड वेरियस कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर्स इन ए फूड चेन इज रिप्रेजेंटेड एज ए डायग्राम, इट इज कॉल्ड पिरामिड, ठीक, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, ठीक। समझ में आ गई बात। अब देखिए ये क्या है, एनर्जी,
ये बायोमास, बायोमास नंबर, ठीक है ना। ये आपका पिरामिड आपको शो कर रहा है, कौन सा पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड। अब इसके बारे में एक एक करके सारी चीजों के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक। अब देखिए पिरामिड के प्रकार, ठीक। पिरामिड आर ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है ना। पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने, 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। संख्या का पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर, उपभोक्ता उत्पादकों और उपभोक्ताओं की संख्या के आधार पर, ठीक है। उत्पादकों और उपभोक्ताओं की संख्या के आधार पर, समझ में आ गई बात। पिरामिड ऑफ नंबर्स, ठीक है ना। पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक। इनके सबके बारे में अभी 1 बाय 1 करके हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। देखिए संख्या का पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर किसके आधार पर होता है, उत्पादकों और उपभोक्ताओं की संख्या के आधार पर, ठीक है ना। कि कितने प्रोड्यूसर्स हैं और कितने कंज्यूमर्स हैं, इनके जो नंबर्स होंगे उसके आधार पर हम कौन सा पिरामिड लेते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, ठीक है ना। नंबर का पिरामिड, ठीक है ना। जीव भार का पिरामिड मतलब कि पिरामिड ऑफ बायोमास, किसका, पिरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है ना। जीवों के वजन के आधार पर, बेस्ड ऑन द वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आप यहां देख रहे हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए बहुत कम है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है ना। इस तरीके से जितने बायोमास, जिस तरीके का बायोमास होगा उसके आधार पर जो हम पिरामिड लेते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, पिरामिड ऑफ बायोमास। क्या बोलते हैं, पिरामिड ऑफ बायोमास। तीसरा आता है ऊर्जा का पिरामिड, पिरामिड ऑफ एनर्जी, उपलब्ध ऊर्जा के आधार पर, ठीक है ना। बेस्ड ऑन द अवेलेबल एनर्जी, मतलब कि इकोसिस्टम में कितनी एनर्जी उपलब्ध है और कितनी एनर्जी कहां किसके पास पहुंच रही है, ठीक है ना। उसके आधार पर हम कौन सा पिरामिड लेते हैं या किस पिरामिड के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो हम लोग डिस्कस करेंगे फिर एनर्जी के पिरामिड में ना, ठीक है ना। पिरामिड ऑफ एनर्जी के बारे में समझ में आ गई बात। इस तरीके से पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहोगे 3 टाइप्स के पिरामिड होते हैं। कितने टाइप्स के पिरामिड होते हैं, 3 टाइप्स के पिरामिड होते हैं। कौन कौन से, नंबर ऑफ पिरामिड, ठीक है ना, बायोमास, ठीक है ना, पिरामिड ऑफ बायोमास, और तीसरा है आपका पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है, ऊर्जा का पिरामिड, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। संख्या का पिरामिड सामान्यतः उत्पादकों की संख्या सबसे अधिक होती है। इसमें क्या होती है, जो उत्पादक होते हैं, उत्पादक का मतलब आप समझ रहे हो, प्रोड्यूसर, ठीक, इनकी संख्या क्या होती है, सबसे अधिक होती है। जैसे जैसे हम ऊपर के पोषी स्तरों पर जाते हैं जीवों की संख्या कम होती जाती है, जैसे कि आप यहां देख रहे हैं, ठीक है ना। अब यहां जो ये आपके उत्पादक हैं, ठीक है, मतलब कि जो आपके प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स जो हैं आपके, ठीक, जो ग्रीन प्लांट्स हैं इनकी संख्या क्या है, देखिए ज्यादा है। उसके ऊपर गए फिर कम हो गए, फिर उसके ऊपर गए फिर और कम हो गए, और सबसे ऊपर गए तो सबसे कम हो गई। क्यों, हमने आपको पहले भी बताया है कि जो आपका प्रोड्यूसर होता है, जब ये यहां से कोई एनर्जी लेगा, ठीक है ना, जब प्रोड्यूसर से कोई कंज्यूमर जो है एनर्जी लेगा, प्राइमरी कंज्यूमर, तो यहां सिर्फ कितने परसेंट भैया, 10% ही एनर्जी ट्रांसफर होती है। कितने परसेंट, 10% ही एनर्जी ट्रांसफर होती है। बाकी जो 90% होती है वह इसके स्वयं के डेवलपमेंट और वर्क और बाकी जो इसके इसेंशियल वर्क है उसमें इसकी एनर्जी कंज्यूम हो जाती है। जब इसको कोई फीड करता है तो उसको इससे सिर्फ 10% ही एनर्जी ट्रांसफर होती है। सेम वही प्रोसीजर सेकंड में आ जाता है, ठीक। तो अब इसमें भी देखिए 90% कंज्यूम हो गई, इसको मिली कितनी, 10%। कितनी मिली, 10% मिली। तो भैया जब एनर्जी यहां बहुत ज्यादा है, यहां पहुंची 10%, फिर इसमें भी उसने 90% अपने में यूज कर लिया, 10% ऊपर भेजा, तो जाहिर सी बात है जो सबसे टॉप कार्नियोर होगा उसके पास भी 10% ही पहुंचेगी। कितनी परसेंट, 10% ही पहुंचेगी। और वह 10% होगी किसकी, इसकी जो 100% थी उसमें से 10% होगी, ठीक। तो इसलिए यहां जो टॉप कार्नियोर होंगे ये इनका नंबर कम ही होगा। क्यों, क्योंकि इनको इन 100 को जब ये फीड करेंगे तब जाके इनका 10 का पेट इसमें भर पाएगा या 10 इसमें से सेटिस्फाइड हो पाएंगे, ठीक है ना। तो ये नंबर जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कम होता जाएगा, ठीक है ना। तो ये किसका पिरामिड है भाई, ये है संख्या का पिरामिड। किसका पिरामिड है, संख्या का पिरामिड, नंबर ऑफ, ठीक है, किसका, पिरामिड ऑफ नंबर, ठीक है ना, नंबर का पिरामिड, ठीक। जनरली द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स इज द हाईएस्ट, एंड एज वी मूव टू हायर ट्रैफिक लेवल
द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिक्रीजेस, ठीक है ना। तो जो पिरामिड ऑफ नंबर होता है उसमें जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, हायर ट्रैफिक लेवल पर जाएंगे, वैसे वैसे जो आपका नंबर होता जाएगा वह कम होता जाएगा। क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है ना, डिक्रीज होता जाएगा, ठीक। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। अगर कहीं से कोई कंफ्यूजन होगा तो आपको हम बार बार कहते हैं कि आप मैसेज करके या व्हाट्सएप के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा जीवों के मेटाबॉलिक क्रियाओं जैसे श्वसन में खर्च हो जाता है और ऊष्मा के रूप में वातावरण में मुक्त हो जाता है, ठीक। ए लार्ज पोर्शन ऑफ एनर्जी इज स्पेंट ऑन द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक रिस्पायरेशन एंड इज रिलीज इनटू द एनवायरमेंट। बाकी बची ऊर्जा अगले पोषी स्तर को प्राप्त होती है, जो कि अभी हमने आपको इसके पहले की स्लाइड में बताया, ठीक है ना, कि 90% जो आपकी एनर्जी है इसकी प्रोड्यूसर की, ये इसके पर्सनल काम में, पर्सनल डेवलपमेंट में, पर्सनल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में क्या हो जाती है? खर्च हो जाती है, ठीक है ना। और उसके बाद जो उसके पास एनर्जी बचती है वही दूसरे ट्रैफिक लेवल तक क्या होती है? ट्रांसफर होती है, ठीक। बाकी बची ऊर्जा अगले पोषी स्तर तक ट्रांसफर होती है। द रिमेनिंग एनर्जी इज पास्ड ऑन द नेक्स्ट ट्रैफिक लेवल। क्लियर? एनर्जी लॉस एज हीट, ठीक है ना, समझ में आ गई बात? एनर्जी लॉस एज हीट, ठीक है ना। अब एनर्जी जो है ट्रांसफर हो रही है, ठीक है ना, ट्रैफिक लेवल। अब इसको जैसे आप यहाँ ग्राफ में थोड़ा सा आपको कम समझ में आएगा, हो सकता है। ये देखिए प्रोड्यूसर है, तो अब ये जो प्रोड्यूसर है, इस प्रोड्यूसर ने क्या किया? 90% जो आप एनर्जी का हिस्सा था उसको क्या है, इसने किसके फॉर्म में? अपनी खुद के डेवलपमेंट के फॉर्म में, और कुछ एनर्जी जो है हीट के रूप में क्या हुई? रिलीज हुई, ठीक है ना। और उसके बाद जो बची हुई एनर्जी है वो पहुंचेगी प्राइमरी कंज्यूमर में, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर में, ठीक है। इस तरीके से एनर्जी जो है ऊपर की तरफ पहुंचती है। समझ में आ गई बात? चलिए देखिए 5.10, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट है, सॉरी ये 5 नहीं है, ठीक। 10% का ऊर्जा प्रवाह नियम, 10% लॉ, ठीक है। यह नियम लिंडमैन ने 1942 में दिया था, ठीक है ना। दिस लॉ वाज गिवन बाय लिंडमैन इन 1942। कब दिया था? 1942। जैसा कि हमने आपको यहां बताया था सबसे पहले ही, हम आपको बता चुके हैं, ठीक है ना। अब देखिए प्रोड्यूसर है, यहां से एनर्जी जो ट्रांसफर हुई कितनी हुई? केवल 10% एनर्जी ट्रांसफर हुई। 90% यहां जो है खत्म हो गई, यहां 90% खत्म हो गई, इसके पास 10% जो पहुंची तो वो इसके लिए 100% हुई, ठीक। उसमें से 90% इसने यूज किया, 10% को ऊपर भेजा, अब वो 10% यहां गई, यहां जो हुई 10% गई, इसके लिए कितनी बन गई? 100% बन गई। और उस 100% में इसने 90% अपने ऊपर यूज किया और 10% को आगे ट्रांसफर कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये ट्रैफिक लेवल पे कितनी एनर्जी जो है पास होती है? केवल 10%। कितनी पास होती है? 10%, ठीक है ना। और इस लॉ को प्रपोज्ड बाय लिंडमैन इन 1942, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। कि अगर ये सन यह ईयर आपसे पूछा जाता है तो आपको ये लगा देना है, ठीक है ना, कि 10% लॉ किसने प्रपोज किया था? तो किसने किया था? बाय द लिंडमैन, ठीक है ना। यह नियम लिंडमैन के द्वारा जो है 1942 में दिया गया था, ठीक। इस चीज को आपको याद रखना, ठीक। ये आपका एक क्वेश्चन है, समझ में आ गई बात? अब देखिए नियम, रूल्स। आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का केवल 10% ही अगले स्तर पर स्थानांतरित होता, शेष 90% ऊर्जा का उपयोग जीव स्वयं करता है या वह ऊष्मा के रूप में नष्ट कर देता है, ठीक है ना। ओनली 10% ऑफ द टोटल एनर्जी एट ईच ट्रैफिक लेवल ऑफ ए फूड चेन इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट लेवल। द रिमेनिंग 90% is used by the organism itself or lost as heat। क्लियर? तो आई होप ये 10% का जो लॉ है आपका, जो रूल है 10% रूल, ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक। इधर भी आप देख सकते हैं सेम चीज वही है, ठीक। 10% ट्रांसफर रूल इन फूड चेन, ठीक है ना। 100% है, फिर यहाँ 10%, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर ऐसे आपका चलता रहेगा, ठीक है ना। ये 10% रूल ही है जो आपको समझना है, ठीक।
और आई होप ये समझ भी आ गया होगा आपको। ठीक, उदाहरण में लीजिए, मान लीजिए कि घास उत्पादक में 1000 यूनिट ऊर्जा है, ठीक है ना। मान लीजिए 1000 यूनिट ऊर्जा है, तो अब इसका 90% इसमें खर्च हो जाएगा, ठीक है, और वह अगले को कितनी ट्रांसफर करेगी, उसका 10% केवल, कितना 10%, ठीक। और जो दूसरा 10% है वह जब ऊपर जाएगा तो ये उसके लिए 100% हो गया, ये उसके लिए 100% होगा, लेकिन जब ये ऊपर ट्रांसफर करेगा तो केवल कितना करेगा, 10%, ठीक है ना, इस तरीके से। ठीक, घास है ग्रास शॉपर 1000 यूनिट्स, ठीक है ना। उसके बाद में ग्रास शॉपर 1000 यूनिट मेढक को गया तो कितना गया, 100 यूनिट गया, कितना गया, केवल 100 यूनिट गया, और मेढक 100 यूनिट, और सर्प को जाएगा तो कितना जाएगा, 10 यूनिट ही जाएगा, ठीक है ना। और 10 यूनिट के बाद सर्प का जो है बाज को गया तो कितना जाएगा, केवल 1 यूनिट ही जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका चार्ट है, कोई बहुत खास बात इसमें नहीं है, आपको ये समझ आ चुका होगा, तो इसलिए इसको बहुत ज्यादा खींचने की या बहुत ज्यादा इस पर एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि अब एक ही बात को अगर आपको हम हर स्लाइड में समझाते रहे, बताते रहे, तो फिर बहुत ही टाइम लॉस हो जाएगा, ठीक। और आपका जो टाइम है वो लिमिटेड है, आपको पेपर भी एक डिफिनिट टाइम मिला है आपको, उसके अंदर ही आपको तैयारी कर लेनी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नोट्स। इसीलिए आहार श्रृंखला में जैसे जैसे स्तर बढ़ते हैं उपलब्ध ऊर्जा कम होती जाती है। यही कारण है कि आहार श्रृंखला आमतौर पर 3 या 4 स्तर से लंबी नहीं होती है, ये भी हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात, क्लियर। तो जो आहार श्रृंखला होती है वो मोस्टली 3 to 4 ट्रॉफिक लेवल तक ही जाती है, ठीक, उसके आगे आहार श्रृंखला नहीं बढ़ती है, क्लियर। इस चीज को आपको याद रखना है। अच्छा, मैं इसको बार बार एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं इसलिए कि एक ही बात को हर जगह एक्सप्लेन करना आपके लिए सही नहीं है, ठीक। ठीक, परिस्थितिकी तंत्र, चक्रण क्रियाएं एवं प्रकार, इकोसिस्टम साइकिल्स प्रोसेस एंड टाइप्स, ठीक है ना। पदार्थों का चक्रण, साइकिलिंग ऑफ मटेरियल्स, ठीक है ना। प्रक्रिया उत्पादक, मिट्टी और वातावरण से खनिज पदार्थ, ठीक है, खनिज पदार्थ जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है ना, ये सारी चीजों का क्या करता है, अवशोषण करता है, ठीक है ना। प्रोड्यूसर एब्जॉर्ब मिनरल सब्सटेंस, ठीक है ना, फ्रॉम द सॉइल एंड एटमॉस्फेयर टू बुल्ड, हाँ, बिल्ड देयर बायोमास, ठीक है ना। ये क्या करता है, इन सारे उत्पादकों का, इन सारे पदार्थों का अवशोषण करता है और अपना जीवभार बनाता है, ठीक है ना। क्या बनाता है, बायोमास बनाता है, ठीक है ना। अब प्रवाह क्या है, फ्लो क्या है, यह ऊर्जा और पदार्थ उत्पादकों से उपभोक्ताओं और फिर अपघटनकर्ताओं तक पहुंचाता है। प्रवाह क्या है, ऊर्जा का, तो ये आप समझ लीजिए, ठीक है ना। जैसे कि अभी प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, कंज्यूमर से फिर डिकम्पोजर, और फिर डिकम्पोजर से बायोजियोकेमिकल साइकिलिंग हुई, ठीक है ना। अब ये डिकम्पोजर्स ने इसको डिकम्पोज कर दिया, फिर ये क्या हुए, इस आपके जो एटमॉस्फेयर है इसमें मिल गए, और फिर यहाँ से प्रोड्यूसर ने इसको इनटेक किया, और इनटेक करने के बाद फिर अपना डेवलपमेंट किया, और अपने डेवलपमेंट के बाद फिर इसने जो है आगे कंज्यूमर को पहुंचा दिया, ठीक है ना। तो ये एनर्जी एंड मैटर्स फ्लो बायो जियोकेमिकल साइकिल है, ठीक है ना। ये क्या है, बायोजियोकेमिकल साइकिल से ये ऐसे पूरे चलती रहती है हमेशा, ठीक है ना। कि पहले एटमॉस्फेयर से प्रोड्यूसर ने कुछ तत्वों को लिया, अपना डेवलपमेंट किया, अपना भोजन बनाया, फिर उसने कंज्यूमर को दिया, फिर कंज्यूमर ने डिकम्पोजर्स को दिया, फिर डिकम्पोजर्स ने जो है उसको डिकम्पोज करके फिर नेचर में जो है मिला दिया, ठीक। तो ये पूरा सिस्टम ऐसे चलता रहेगा आपका, ठीक। चलिए, जीवीय और अजीवीय घटकों के बीच पारस्परिक क्रियाएं, ठीक है ना। इंटरएक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, वातावरण और जीव एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यह प्रभाव दो तरफा होता है, ठीक है ना। वातावरण और जीव एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि दोनों के बीच में आपसी इंटरएक्शन है, ठीक है ना, आपसी सहसंबंध है, ठीक है ना, दोनों के बीच में। तो वो जैसे ए बायोटिक कंपोनेंट जो है वो बायोटिक कंपोनेंट को, और जो बायोटिक कंपोनेंट है वो ए बायोटिक कंपोनेंट को, दोनों आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। इस चीज को आपको समझना है, क्लियर, समझ में आ गई बात। द एनवायरमेंट एंड द ऑर्गेन्स
इन्फ्लुएंस ईच अदर, दिस इंटरेक्शन इज ए टू वे प्रोसेस, ठीक है ना। जैसे कि बायोटिक कंपोनेंट में आप देखिए ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। अब ये सारे ए बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, ठीक है ना। अब ये जितने के जितने हैं ये सारे ए बायोटिक कंपोनेंट्स हैं और ये सब बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, ठीक है ना। और ये आपका ए बायोटिक कंपोनेंट है, लेकिन ये सब एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है, ठीक है ना। बिना इनके इनका जीवन संभव नहीं है। समझ में आ गई बात। और इनमें खनिज पदार्थ या मिनरल्स जो भी पहुंचाने का काम करेगा नेचर से, वह कौन करेगा, तो वह करेगा डिकम्पोजर्स। कौन करेगा, डिकम्पोजर्स करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे से इंटरैक्ट हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। क्लियर। चलिए उदाहरण के लिए ऑक्सीजन चक्र देखिए, एग्जांपल ऑक्सीजन साइकिल। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिस पर सभी जीव जीवित रहते हैं। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जिसका उपयोग पौधे करते हैं, ठीक है ना। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिस पर सभी जीव क्या होते हैं, जीवित रहते हैं। इसी तरह जीव क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जिसका उपयोग पौधे करते हैं। समझ में आ गई बात। तो क्या हुआ, दोनों एक दूसरे पर क्या हुए, डिपेंडेंट हुए। क्या हुए, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हुए, ठीक है ना। ग्रीन प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन थ्रू फोटोसिंथेसिस which sustain all living being. Similarly organism release carbon dioxide which is used by plants, ठीक है ना। अब जैसे ये देख लिए, इसने O2 रिलीज किया, ऑक्सीजन उसको इनटेक किया इन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ने, ठीक है ना। और इन्होंने रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में क्या, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, उसको किसने इनटेक किया, इस प्लांट्स ने, ठीक है ना। समझ में आ गई बात, किसके लिए, अपने रेस्पिरेशन में, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, ठीक। प्रमुख पारिस्थितिकीय तंत्र, मेजर इकोसिस्टम में अगर हम बात करते हैं तो वन पारिस्थितिकीय तंत्र, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, यह एक बहुत ही जटिल और बड़ा तंत्र है, ठीक है ना। इट इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज इकोसिस्टम। कौन, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। कौन, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ठीक है ना। फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या है, बहुत ही बड़ा और जटिल इकोसिस्टम है। उत्पादक प्रोड्यूसर, साग, झाड़ियां और बड़े वृक्ष, वृक्ष जैसे सागवान, शाल, शीशम, देवदार, चीड़, ठीक है ना। ये सब ये क्या है, उत्पादक है, प्रोड्यूसर है, ठीक है ना। और ये पाए कहाँ जाते हैं अधिकतर, तो ये पाए जाएंगे आपके फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। कहाँ पाए जाएंगे भैया, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। कहाँ पाए जाएंगे, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। क्लियर। अब देखिए, मेजर इकोसिस्टम, ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज ए कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज इकोसिस्टम, ठीक है ना। प्रोड्यूसर में हर्ब्स, सर्ब्स एंड लार्ज ट्री सच एज टीक, सील, शीशम, देवदार एंड पाइन्स, ठीक है ना। ये कहाँ पाए जा रहे हैं, आपके फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। और कंज्यूमर्स की अगर बात करते हैं, डियर, रैबिट्स, बर्ड्स, ठीक है ना, इंसेक्ट्स एंड फॉक्सेस, ये सारे के सारे आपके कहाँ पाए जाएंगे, इसी इकोसिस्टम में पाए जाएंगे, ठीक है ना। चलिए प्रथम श्रेणी, कीट, चूहे, गिलहरी, बंदर, हिरण, प्राइमरी इंसेक्ट्स। प्राइमरी में आपका इंसेक्ट्स, रैट्स, ठीक है, स्क्वायरल्स, मंकी, इडियट्स, ठीक है, ये सारे आते हैं। द्वितीय श्रेणी में बिल्ली, बाज, चील, मेढक, भेड़िया। सेकेंडरी में कैट्स, हॉक, ठीक है ना। सर्वोच्च श्रेणी में शेर, चीता, अजगर और मनुष्य आते हैं, ठीक है ना। अब घटनकर्ता, डिकम्पोजर्स की अगर बात करते हैं तो जीवाणु और कवक जो मृत शरीरों का खनिज तत्वों में तोड़ देते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में हमने पहले भी बात कर रखी है, ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखिए, घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र मतलब कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ठीक है ना। अब हमको बात करनी है किसके बारे में, ग्रासलैंड इकोसिस्टम के बारे में। क्लियर। हमको किसके बारे में बात करनी है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम के बारे में बात करनी है। और इस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे कल, ठीक है ना, कल बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको क्लासेस प्रॉपर समझ में आ रही होंगी। और बीएससी नर्सिंग का मतलब कि सीनेट का जो बैच है ये भी, ठीक है ना। और आपका जो एम्स नॉर्सेट का बैच है ये, ठीक, ये सारे के सारे बैच आपके ऐप पर प्रोवाइडेड हैं। आप वहां से जाके क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसके बाद अभी आपका एग्जाम चल रहा है बोर्ड बच्चों वालों का, ठीक, जो हाई स्कूल और इंटर में है। एग्जाम के बाद आपकी जो बोर्ड की
तैयारी होती है या जो एकेडमिक की क्लासेस होती है 9 to 12 की, ठीक है, इन क्लासेस को भी हम लोग बहुत ही जल्द लॉन्च कर देंगे ऐप पर, और बहुत ही मिनिमम फीस में। हमारा टारगेट है कि इंडिया में सबसे कम फीस रखी जाए अभी, कि जिससे आप जितने बच्चे हमारे साथ एकेडमिक में जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ जाएं, ठीक है ना। और जिन बच्चों को इन सारे बैचेस की क्लासेस लेनी है, सी नेट का, एम्स, नॉर्सेट का, ठीक है ना, या इंडिविजुअल बायोलॉजी की भी उस पर क्लास है, इन सारी क्लासेस को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंडिविजुअल बायोलॉजी जिसमें 11 प्लस 12 आपका नीट लेवल का रहेगा, ये टोटल क्लास आपकी कितने रुपए में है, केवल 99 रुपीज में है, 1 साल का सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो ये सारी क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं कल नए टॉपिक में, नए उसके साथ, आपके नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें, और पूरी तरीके से लग जाएं। समय बहुत लिमिटेड है आपके पास। धन्यवाद।